आज का जो अपना टॉपिक रहेगा डी ब्लॉक कंप्लीट हो गया और डी ब्लॉक कंप्लीट होने के बाद में हमारा जो टॉपिक है एफ ब्लॉक तत्व। एफ ब्लॉक तत्व किसे कहा जाता है, सबसे पहले इनकी परिभाषा देखें तो अपने कहेंगे वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन n-2 f उपकोश में प्रविष्ट होता है। ठीक है, उन तत्वों को क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक तत्व कहा जाता है। तो जिनमें जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन की अगर अपने बात करें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन अगर n-2 अगर आपका कक्षक या उपकोश में अगर प्रविष्ट होता है तो उन तत्वों को अपने क्या कहा जाएगा? एफ ब्लॉक तत्व कहा जाएगा। एफ ब्लॉक तत्वों के अंदर जो मेन बात आती है, इसमें जो बाह्यतम 3 जो कक्षक होते हैं वो बाह्यतम 3 कक्षक क्या होते हैं? रिक्त होते हैं। एफ ब्लॉक तत्वों में क्या होगा? जो हमारे पास बाह्यतम 3 जो कक्षक हैं वो क्या होंगे? रिक्त होंगे। बाह्यतम 3 कक्षक कौन कौन से रिक्त होंगे? देखो, एक तो जो n चल रहा है n रिक्त होगा, इसके बाद में हमारे पास n-1 d रिक्त होगा और इसके बाद n-2 f भी रिक्त होगा। तो ये 3 कक्षक क्या होते हैं? रिक्त होते हैं। कर्नल, उपांत्य और पूर्व उपांत्य, तो ये तीनों कक्षक क्या होते हैं? इसमें रिक्त पाए जाते हैं। तो अपने ये भी कह सकते हैं कि वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन पूर्व उपांत्य कोश में प्रविष्ट होता है उन्हें क्या कहा जाता है? एफ ब्लॉक तत्वों की श्रेणी में रखा जाता है। अब जो जितने भी एफ ब्लॉक तत्व हैं, परिभाषा होने के बाद में अपने बात करते हैं कि जो एफ ब्लॉक तत्व है अपने को दुर्लभ खनिजों से प्राप्त होते थे। ठीक है, जो एफ ब्लॉक तत्व है अपने को प्राप्ति कहाँ से होती थी? अगर इसकी बात करें तो अपने कहेंगे दुर्लभ मृदा खनिज से अपने को क्या होते थे? प्राप्त होते थे। ठीक है, अपने को सामान्यतः ये मृदा ऑक्साइड से अपने को प्राप्त होते हैं। ठीक है, तो दुर्लभ मृदा खनिज से अपने को प्राप्त होते हैं। ये बहुत ही ज़्यादा रेयर होते हैं, रेयर अमाउंट में पाए जाते हैं, बहुत ही कम अमाउंट में ये अपने को पाए जाते हैं। इसलिए इन तत्वों को अपने क्या कहा जाता है? दूसरा नाम इनका जो बनता है वो बनता है हमारे पास दुर्लभ मृदा खनिजों से प्राप्त होने के कारण से अपने इनको बोलते हैं दुर्लभ मृदा तत्व भी इन्हें कहा जाता है। तो इसका जो दूसरा नाम हमारे पास जो बनता है अपने को बहुत ही ज़्यादा दुर्लभ मृदा खनिजों से प्राप्त होने के कारण से इनको क्या कहा जाता है? दुर्लभ मृदा तत्व इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये तो भी सामान्यतः अपने पास एफ ब्लॉक तत्वों की बात। तो एफ ब्लॉक तत्वों में अपने पास यहाँ पर कहा कि 3 कक्षक खाली होते हैं। कौन कौन सा हमारे पास? n-s एंड n-1 d n-2 f। तो 3 कक्षक रिक्त होते हैं इसके अंदर। मेन बात यह आ गई, कर्नल, उपांत्य, पूर्व उपांत्य कोश खाली होगा। ठीक है, तो फिर इसकी परिभाषा आपने देख ली कि इसकी परिभाषा क्या बनती है। अब हमारे पास अगर अपने बात करें कि इनका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है, 3 कक्ष रिक्त होने की वजह से अब इनका अगर सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखें, इन एफ ब्लॉक तत्वों का जो हमारे सामने जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आएगा वो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या आ जाएगा? तो अपने देखें इसका जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है वो हमारे पास होता है इसका n-2 f 1 से लेकर 14 तक, n-1 d 0 से लेकर 2 तक और n-2। तो ये हमारे पास एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास की कैटेगरी में आता है। तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास पूछा जाए इसका, तो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास एफ ब्लॉक तत्वों का यह रहता है। अगर एग्जाम में ये आपको क्वेश्चन आता है कि एफ ब्लॉक तत्वों का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखें, तो ये एफ ब्लॉक तत्वों का क्या आ जाता है? सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। जिसके अंदर हम देख सकते हैं कि n-2 पूर्व उपांत्य कोश में रिक्त है, n-1 d में या तो 0 होगा या कितना होगा? इलेक्ट्रॉन 1, इसका मतलब उपांत्य कोश में रिक्त है। और n-s सिर्फ s में जो हमारा मुख्य ऊर्जा कोश है उसके अंदर s कोश में भर रहा है। हमारे पास Np, Nd और Nf क्या है? रिक्त पड़े हैं। तो अपने इसलिए कह रहे हैं कि इसके अंदर 3 कक्षक जो होते हैं, बाह्यतम 3 कक्षक वो क्या होते हैं? रिक्त रहते हैं इसके अंदर। अब अपने बात करें यहाँ पर जो सामान्यतः जो संक्रमण तत्व है, इन्हें अंतः संक्रमण तत्व जो अपने पास एफ ब्लॉक तत्व है, इन एफ ब्लॉक तत्वों का जो अन्य नाम आता है वो अन्य नाम आता है अंतः
संक्रमण तत्व भी इसे कहा जाता है। तो तीसरा नाम अपने पास आ गया एब्लोक तत्वों का, एब्लोक तत्व या दुर्लभ मृदा तत्व, या इसको नाम दिया गया अंतः संक्रमण तत्व भी इनको कहा जाता है। अंतः संक्रमण तत्व इसको क्यों कहा जाता है? क्योंकि ये क्या होते हैं, जो हमारा मुख्य ऊर्जा जो कोश है, उस मुख्य ऊर्जा कोश से अगर एक ऊर्जा कोश अगर नीचे हो तो उसको अपने नाम दिया था संक्रमण तत्व। ठीक है, मुख्य ऊर्जा कोश कौन सा चल रहा है हमारे पास, n से एक कम था, n-1d था, तो उसको दिया था संक्रमण तत्व। अब इस संक्रमण तत्वों के अंदर से n-2 में आ रहा है, n-2f में आने के कारण से कर्नल कोश से बहुत नीचे होने की वजह से इसको क्या नाम दिया गया है, अंतः संक्रमण तत्व इनको नाम दिया गया है। ठीक है, या आपने कह सकते हैं अंतः संक्रमण तत्व। संक्रमण तत्व क्या थे, n-d कक्षक वाले क्षेत्र वो संक्रमण तत्व थे, और ये d कक्षक से भी पहले आता है, इसलिए इसको क्या नाम दिया गया है, अंतः संक्रमण तत्व इनको नाम दिया गया है। अब अपने पास बात करें कि हमारी जो आवर्त सारणी है, इस आवर्त सारणी के अंदर इस एब्लोक तत्वों की दो श्रेणियां हमारे सामने रखी जाती है। वो दो श्रेणियां कौन सी है, एक तो हमारे पास आती है 4f श्रेणी और दूसरी आती है हमारे पास 5f श्रेणी। तो हम कह सकते हैं कि जो एब्लोक तत्व है, इन एब्लोक तत्वों की दो श्रेणियां हैं। कौन कौन सी श्रेणी है, 4f श्रेणी है और दूसरी कौन सी है, 5f श्रेणी। 4f श्रेणी के अंदर हमारे पास 14 तत्व हैं, इसी तरह से 5f श्रेणी के अंदर भी हमारे पास कितने तत्व हैं, 14 तत्व। इसका मतलब हमारे पास जो एब्लोक तत्वों की संख्या अगर हमारे पास पूछी जाए तो एब्लोक तत्वों की संख्या कितनी हो जाती है, 28 एब्लोक तत्वों की संख्या हो जाती है। तो इन श्रेणियों को अगर अपने बात करें, जो 4f में जो अपने पास जो 4f श्रेणी है, इस 4f श्रेणी को सामान्यतः अपने क्या कहते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी या लेंथेनॉन भी इसको नाम दिया जाता है। तो इस श्रेणी का जो नाम आ जाता है वो हमारे पास नाम आ जाता है लेंथेनाइड श्रेणी, या इसको क्या बोलते हैं हमने, लेंथेनॉन भी इसको नाम दिया जा सकता है। इसी तरह से जो 5f श्रेणी है, इसके अंदर जो 14 तत्व है, इसको नाम दिया जा सकता है एक्टिनाइड श्रेणी, या इसको बोलते हैं अपने एक्टिनोन तत्व इनको कहा जाता है। ठीक है, तो ये जो दो श्रेणियां होगी, 4f श्रेणी जिसको अपने लेंथेनाइड श्रेणी या जिसको क्या बोला जा सकता है, लेंथेनॉन कहा जा सकता है, और दूसरी श्रेणी जो 5f श्रेणी है जिसको अपने एक्टिनाइड श्रेणी या जिसको अपने एक्टिनोन भी कहा जा सकता है। दोनों श्रेणियों के अंदर 14 तत्व हैं, और ये जो 14 तत्व है वो गुणों में आपस में बहुत ज़्यादा समानता प्रदर्शित करते हैं। तो इनके गुण धर्मों में क्या पाई जाती है, समानता बहुत ज़्यादा इनमें समानता पाई जाती है। तो अब अपने एक एक श्रेणी की अगर अपने बात करें, या इसको देखें, सबसे पहले ये आवर्त सारणी में स्थित कहाँ है, तो दोनों ही की अगर अपने बात करें तो दोनों ही हमारे पास जो श्रेणियां हैं वो आवर्त सारणी में अगर इनकी स्थिति की अगर अपने बात करें तो हमारे पास अगर वर्ग संख्या अगर बात करूँ, दोनों श्रेणियों का अगर जो वर्ग संख्या अगर देखा जाए तो वर्ग संख्या कौन सा आता है हमारे पास, तीसरा वर्ग होगा इसका, या इसको बोल सकते हैं थर्ड बी वर्ग। ठीक है, तो वर्ग संख्या कौन सी होती है, तीसरा, या क्या होगा, थर्ड बी वर्ग से ये संबंध रखेगी। और अगर आवर्त की बात करें तो आवर्त की अगर मैं बात करता हूँ यहाँ पर, तो आवर्त दोनों श्रेणियों के अलग हो जाएंगे। जो हमारे पास 4f श्रेणी है, उस 4f श्रेणी का अगर आवर्त मैं बात करता हूँ, 4f श्रेणी के अगर आवर्त की बात की जाए तो 4f श्रेणी का जो आवर्त होगा वो कौन सा होगा, हमारे पास छठा आवर्त होगा इसके अंदर। और जो हमारे पास इसी तरह से अगर 5f श्रेणी की बात करूं तो 5f श्रेणी का जो आवर्त होगा हमारे पास वो कौन सा होगा, 7वां आवर्त होगा। तो दोनों ही श्रेणियों को जो आवर्त है वो आवर्त का नंबर भिन्न भिन्न है। 4f श्रेणी का जो आवर्त है वो छठा है, और 5f श्रेणी का जो आवर्त है वो कौन सा है, 7वां है। लेकिन दोनों की जो वर्ग संख्या अपने कह सकते हैं कि ये तीसरे वर्ग से संबंध रख रहे हैं, या अपने कह सकते हैं इसको थर्ड बी वर्ग से ये जो श्रेणियां हैं वो क्या रह रही है, संबंध रख रही है। ठीक है, अब लेंथेनाइड श्रेणी को अगर अपने शॉर्ट में अगर नाम देना चाहें इसको, तो इसको अपने LN भी कहा जा सकता है। शॉर्ट फॉर्म में इसको क्या बोल देते हैं, श्रेणी को LN लेंथेनाइड श्रेणी। इस तरह से एक्टिनाइड श्रेणी को शॉर्ट में भी बोला जा सकता है, AN श्रेणी भी इसको नाम दिया जा सकता है। तो ये श्रेणियों के अगर अपने सामान्य नामों की बात कर रहे हैं तो ये श्रेणियों के हमारे पास सामान्य नाम हो गए। अब हमने जो इसमें जो दो श्रेणियां थी उन दोनों श्रेणियों में से पहली श्रेणी लेकर चलते हैं, लेंथेनाइड श्रेणी, जिसको अपने LN नाम से व्यक्त किया गया है। तो लेंथेनाइड तत्व कौन से होते हैं, जिनमें कहेंगे वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, देखो परिभाषा में अपने क्या कह रहे हैं, वे तत्व जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f
कक्षक में प्रविष्ट हो रहा है उन्हें क्या कहा जाएगा, लैंथेनाइड तत्व कहा जाएगा। ठीक है, जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट होगा, हमारे पास 4f कक्षक में प्रविष्ट होगा। तो 4f कक्षक में प्रविष्ट होने वाले तत्वों को क्या कहा जाएगा, अपने लैंथेनाइड तत्व, इनको नाम दिया जाएगा। तो जिनमें अंतिम इलेक्ट्रॉन, जिन तत्वों में अंतिम इलेक्ट्रॉन 4f कक्षक में प्रविष्ट होता है, तो 4f कक्षक में प्रविष्ट होने वाले तत्वों को अपने क्या नाम दिया जाता है, लैंथेनाइड तत्व, इनको नाम दिया जाता है। ठीक है, तो ये तो होगी लैंथेनाइड तत्वों की बात कि लैंथेनाइड तत्व किन्हें कहा जाता है। फिर अपने पास आता है कि लैंथेनाइड जो तत्व है, उन तत्वों को अगर अपने बात करें कि इनकी शुरुआत कहाँ से होती है, तो इनकी शुरुआत परमाणु क्रमांक 58 से। शुरुआत कहाँ से होगी श्रेणी की, तो अपने कहते हैं श्रेणी की जो शुरुआत है वो परमाणु क्रमांक 58 किसका है, हमारे पास सीरियम। ठीक है, परमाणु क्रमांक 58 सीरियम से लेकर, अपने कहते हैं इसमें 14 तत्व हैं, तो अपने पास सीरियम से लेकर परमाणु क्रमांक 71 71 ल्यूटीशियम तक ये श्रेणी पाई जाती है। तो परमाणु क्रमांक 58 से लेकर ये जो श्रेणी है वो 71 तक, जिसको अपने नाम दिया गया है ल्यूटेशियम जो तत्व नाम दिया गया है, तो ल्यूटेशियम तत्व तक ये जो श्रेणी है वो पाई जाती है, जिनमें इलेक्ट्रॉन जो किस में भरे जाते हैं, 4f उपकोष में भरे जाते हैं। तो इनमें जो इलेक्ट्रॉन है उसमें भरे जाएंगे, 4f उपकोष में भरे जाएंगे। और अपने पता है 4f उपकोष में जो इलेक्ट्रॉन आते हैं वो 14 इलेक्ट्रॉन आते हैं, तो 1 से लेकर कहां तक चले जाएंगे, 14 इलेक्ट्रॉन तक ये श्रेणी क्या होगी, हमारे पास चली जाएगी। इस श्रेणी का अगर अपने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा जाए, तो इस श्रेणी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है हमारे पास वो क्या आ जाएगा, 4f 1 से लेकर 14 तक, 5d 0 से लेकर 1 तक, और 6s2। तो ये हमारे पास लैंथेनाइड श्रेणी का सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है। पहले मैंने जो आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बताया था वो f ब्लॉक तत्वों का बताया था, जिसमें मैंने यहाँ पर क्या काम में लिया था, n-2 को काम में लिया था, यहाँ पर क्या लिया था, n-1 काम में लिया था, और यहाँ पर क्या काम में लिया था, आपने ns को काम में लिया था। लेकिन अब अपने पास स्पष्ट हो गया कि इस श्रेणी का जो आवृत है वो मुख्य आवृत कौन सा है, छठा आवृत है। तो मुख्य अपने पास ऊर्जा कोश कौन सा है, छठा होने की वजह से अब अपनी श्रेणी के क्या लिख सकते हैं, जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को प्रदर्शित किया जा सकता है। ठीक है, तो ये हमारे पास जो लैंथेनाइड श्रेणी है, उस लैंथेनाइड श्रेणी का जो सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आ जाता है। और इस श्रेणी के अपने आवृत और वर्ग की पहले बात कर चुका हूँ, दोबारा फिर रिपीट कर देते हैं कि इस श्रेणी का जो आवृत होगा वो आवृत कौन सा, उसका ये जो छठे जो आवृत से ये श्रेणी क्या कर रही है, संबंध रख रही है। वर्ग इसका जो है वर्ग कौन सा है, तीसरा वर्ग है, या जिसको अपने नाम दे सकते हैं थर्ड बी वर्ग, इसको नाम दिया जा सकता है। तो ये जो श्रेणी की आवर्त सारणी में स्थिति है, कि ये जो श्रेणी है वो आवर्त सारणी में कहाँ स्थित है। इस श्रेणी के जो 14 तत्व है वो 14 तत्व सभी तत्वों को एक ही वर्ग में रखा गया है, और सारे के सारे तत्व इट्रियम से समानता प्रदर्शित करते हैं। क्योंकि इस श्रेणी के अंदर अपने बात करें तो हमारे पास जैसे देखिए तीसरे वर्ग के अंदर कौन से पाया जाता है, स्कैंडियम, ठीक है, इट्रियम, लैंथेनम, ठीक है, और फिर एक्टिनम। तो ये जो श्रेणी है वो कहाँ से संबंध रख रही है, लैंथेनाइड जो परमाणु क्रमांक 57 के बाद में शुरू हो रही है कौन सा, 58। तो जो इट्रियम जो तत्व है हमारे पास, इस इट्रियम तत्व से ये जो श्रेणी है वो बहुत हद तक अपने गुण क्रमों में क्या रख रही है, समानता प्रदर्शित कर रही है। तो इसके जो समानता प्रदर्शित करने का जो कारण है वो कारण क्या है कि इनकी लगभग समान आयनिक त्रिज्या है तथा एक साथ एक जैसे खनिजों में पाया जाना है। तो इट्रियम से समानता प्रदर्शित करने का कारण क्या हुआ, पहला कारण हो गया कि परमाणु त्रिज्या इनकी क्या है, लगभग समान है, और दूसरा कारण आया कि ये जो तत्व है लगभग एक ही खनिज में सारे तत्व पाए जाते हैं। तो अब इस श्रेणी को अगर अपने देखा जाए, लैंथेनाइड श्रेणी का अगर अपने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखा था, तो अपने सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास इसका बताया था, हमने कहा था कि 4f 1 से 14, 5d 0 या 1 और 6s2। इस श्रेणी की जो शुरुआत थी वो अपने शुरुआत सीरियम से लेकर ल्यूटेशियम तक बताई थी। तो यहाँ पर एक एक तत्व का हमने इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखा है, साथ ही इनके अपने ऑक्सीकरण अवस्था का भी अपने जिक्र किया है। तो हमारे पास सबसे पहले जो तत्व है वो हमारे पास लैंथेनम, फिर सीरियम, फिर प्रेजियोडियम, फिर नियोडियम, फिर प्रोमेथियम, फिर समेरियम, फिर यूरेपियम, गैडोलियम, टर्बियम, डिस्प्रोशियम, हॉलियम, अर्बियम, थूलियम, टर्बियम,
इटरबियम सॉरी, और फिर है ल्यूटेशियम। तो ये हमारे जो तत्व हैं वो 14 तत्वों की अगर अपने बात कर रहे हैं जो 4f श्रेणी के अंदर पाए जा रही है। तो इस श्रेणी के अंदर अपने बात करें कि जो लैंथेनाइड के जो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास में जो f कक्षकों में इलेक्ट्रॉन भरे जाते हैं और इनका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास आपको बता दिया गया, अर्थात हमारे पास इन तत्वों का जो संयोजी कोश होगा वो संयोजी कोश अपने पास कौन कौन सा हो जाएगा, 4f, 5d और 6s। तो इस तत्वों का दोबारा रिपीट कर रहे हैं, संयोजी कोश हमारे पास कौन कौन सा है, 4f, 5d और 6s हमारे पास क्या है, संयोजी कोश है। और यहाँ पर अगर अपने देखा जाए तो अपने पास सामान्यतः लैंथेनम का जो संयोजी कोश विन्यास अगर देखा जाए, जो लैंथेनम तत्व है La, जो श्रेणी का तत्व नहीं है, उसके अंदर 4f0, क्योंकि अगर ये लैंथेनम 4f श्रेणी का तत्व होता, f लोक तत्व होता, तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट होता, f कोश में प्रविष्ट होता, लेकिन इसमें प्रविष्ट नहीं हो रहा है। ठीक है, इसके बाद में आने वाला जो इलेक्ट्रॉन है वो 5d कक्षक में प्रवेश पहले तो प्रवेश करेंगे, लेकिन 4f जो है उसकी जो ऊर्जा है, अगर अपने n+l नियम देखा जाए तो n+l नियम के आधार पर अगर देखा जाए 4f, तो 4f का मतलब क्या हो गया, n का मान 4 और f के लिए जो l का मान है वो कितना हो गया, 3। तो 4 और 3 कितना हो गया, 7 आपने ले लिया गया। इसी तरह से अगर अपने बात करें किसके लिए, 5d के लिए बात करें तो 5d के लिए भी देखते हो तो n का मान कितना हो गया, 5 और l का मान कितना हो गया, 2। तो ये भी कितना हो गया, 7। दोनों के लिए n+l मान क्या आ रहा है, समान आ रहा है। तो फिर n+n नियम क्या कहता है कि यदि n+l मान दोनों के अगर समान आते हो उस स्थिति में इलेक्ट्रॉन पहले किस में प्रविष्ट होते हैं, जिसके लिए n का मान कम है। तो हमारे पास 5d और 4f में से n का मान किसके लिए कम है, 4f के लिए n का मान कम होने की वजह से जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो अंतिम इलेक्ट्रॉन हमारे पास किस में भरा जाएगा, 4f कक्षक में भरा जाएगा। तो इसके लिए अपने पास बात कर रहे हैं कि जब सीरियल में बात कर रहे हैं तो पहले तो इलेक्ट्रॉन किस में जाएगा, 5d में जाएगा, लेकिन 5d से 4f की जो ऊर्जा है वो है, जो मान है वो कम होने की वजह से अब जो इलेक्ट्रॉन किस में भरना शुरू हो जाएगा, 4f कोश में जो इलेक्ट्रॉनों का प्रविष्ट होना शुरू हो जाएगा। तो अब अपने देखते हैं कि अगर यूरोपियम को अगर देखा जाए तो वहाँ तक तो सही है। गैडोलियम को अगर देखा जाए, गैडोलियम जो तत्व है, इस गैडोलियम तत्वों को देखा जाए तो गैडोलियम तत्वों को अगर आप देख रहे हो, बाकी सभी में देखो इस श्रेणी की शुरुआत होने के बाद डी में क्या हो चुका है, 0 हो चुका है, लेकिन गैडोलियम में डी में वापस क्या आ गया, एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट कर गया। तो उसके अंदर एक इलेक्ट्रॉन प्रविष्ट करने का जो कारण है, बाकी सभी में डी 0 है इस श्रेणी के अंदर, लेकिन गैडोलियम में देखा जाए और गैडोलियम के साथ अगर देखा जाए हमारा जो अपना जो अगला तत्व है, इसके अंदर गैडोलियम के साथ साथ जो हमारा ल्यूटेशियम को अगर देखा जाए तो उसके अंदर भी हमारे पास डी में 1 है। तो 2 तत्व ऐसे हैं जिनमें डी में 1 आ रहा है, बाकी श्रेणी के अंदर किसी के अंदर भी हमारे पास D1 विन्यास प्राप्त अपने को नहीं आ रहा। तो एक तो ल्यूटेशियम में D1 विन्यास आपको प्राप्त हो रहा है और एक किसमें प्राप्त हो रहा है, गैडोलियम में D1 विन्यास आपको प्राप्त हो रहा है। तो इन दोनों के D1 विन्यास प्राप्त होने का कारण क्या है, हमारे जो अफबाउ का दूसरा नियम है जो क्या कहता है, अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। तो अर्धपूरित व पूर्ण पूरित कक्षकों का स्थायित्व ज़्यादा होने के कारण से जो अपने पास परमाणु क्रमांक 63 से जब 64 में जब जाते हैं तो अगला इलेक्ट्रॉन किस में आना चाहिए था, 4f में आना चाहिए था, लेकिन वो वापस किस में प्रविष्ट हो गया, 5d में प्रविष्ट हो गया, क्योंकि 4f में कुल तत्व 14 आते हैं और यहाँ पर 7 तत्व जब हो रहे हैं तो ये विन्यास कैसा हो रहा है, हमारे पास अर्धपूरित विन्यास हो रहा है। तो इस अर्धपूरित विन्यास होने के कारण से इस विन्यास का स्थायित्व क्या होता है, ज़्यादा होता है। सेम ल्यूटेशियम में भी देख सकते हैं। तो ल्यूटेशियम से में अगर देखा जाए तो वहाँ पर पूर्ण पूरित विन्यास होने के कारण से जो अगला इलेक्ट्रॉन किस में प्रविष्ट हो गया, 5d कोश में क्या हो गया, प्रविष्ट हो गया। तो ऐसा किस कारण से हुआ, अगर इस विन्यास में ऐसा अगर तुमसे पूछा जाए तो इसका कारण क्या है, बाकी सभी तत्वों में तो जो इलेक्ट्रॉन है वो 4f कक्ष में प्रविष्ट हो रहा है, लेकिन इन तत्वों में 5d कक्षक में प्रविष्ट हो रहा है। इसका कारण अपने पास क्या रहा कि ऐसा अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षकों के स्थायित्व के कारण से ऐसा हो रहा है। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया, इन तत्वों का जो विन्यास हो गया। और इस विन्यास के अंदर जो अपवाद के रूप में हमारे पास कौन आ गया, एक तो गैडोलियम आ गया और एक क्या हो गया, ल्यूटेशियम आ गया। तो गैडोलियम और ल्यूटेशियम इस विन्यास में अपवाद के स्वरूप क्यों आया, क्योंकि अर्धपूरित और पूर्ण पूरित कक्षों के स्थायित्व के ज़्यादा होने के कारण से ऐसा हो रहा है। फिर अपने देखी जाए ऑक्सीकरण अवस्था, तो जो लैंथेनाइड श्रेणी है वो लैंथेनाइड श्रेणी के जो तत्व सामान्यतः तीसरे वर्ग से संबंध रखते हैं।
तो तीसरे वर्ग से संबंध रखने के कारण से हमारे पास जब तीसरे वर्ग की बात करते हैं तो लेंथेनाइड श्रेणी की अगर मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था अगर अपने से पूछी जाए तो लेंथेनाइड श्रेणी की जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो कौन सी होती है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था लेंथेनाइड श्रेणी की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है। ध्यान में देना है, एग्जाम में पूछा जाए कि लेंथेनाइड श्रेणी की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था कौन सी है, तो लेंथेनाइड श्रेणी की मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था +3 ऑक्सीकरण अवस्था है। इसके अलावा इन तत्वों में +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जाती है। दूसरा जो ध्यान देने वाली बात है कि लेंथेनाइड श्रेणी के तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा अन्य कौन कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जाती है, तो हमारा जो आंसर रहेगा कि इनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था भी पाई जा रही है। ठीक है, अब अपने पास प्रश्न इसमें बनता है कि आप इस श्रेणी को अगर ध्यान से देखते हो तो ध्यान से देखने पर आपको पता चल रहा है कि अपने पास कुछ तत्व ऐसे हैं जिसमें +2 ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जा रही है और कुछ तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी आपको देखने को मिल रही है। ठीक है, तो अपने उन तत्वों की बात करते हैं जिसमें +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ज्यादा होता है। ठीक है, मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था तो +3 हो गई, लेकिन इनमें कौन सी ऑक्सीकरण अवस्थाएं पाई जा रही है? इनके अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी आपको इस सारणी में देखने को मिल रही है। तो अपने यहाँ पर कहा था कि जो इन तत्वों में कुछ ऐसे तत्व भी हैं जिनमें +3 ऑक्सीकरण अवस्था के अलावा +2 और +4 ऑक्सीकरण अवस्थाएं भी आपको देखने में मिलती है। वो तत्व कौन से हैं? सबसे पहले अपने बात करें परमाणु क्रमांक 58 सीरियम की और परमाणु क्रमांक 65 टर्बियम की। तो परमाणु क्रमांक 58 सीरियम और परमाणु क्रमांक 65 टर्बियम में अगर देखा जाए तो इनमें +4 ऑक्सीकरण अवस्था मुख्य रूप से पाई जाती है। ऐसा क्यों होता है? तो इन दोनों तत्वों के अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास देखे जाए 58 वाले का अगर देखा जाए तो इलेक्ट्रॉनिक विन्यास ये है। इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर अगर देखें तो अगर ये 4 इलेक्ट्रॉन अगर त्याग देता है तो 4 इलेक्ट्रॉन त्यागने पर इसमें विन्यास कैसा हो जाएगा? 4f0 विन्यास हो जाएगा। तो 4f0 विन्यास क्या जाता है? ज्यादा स्थायी होता है। तो 2 3 और 1 4। सबसे पहले ये इलेक्ट्रॉन त्यागेगा 6s के, फिर 5d के, फिर 4f के। तो यदि ये चारों इलेक्ट्रॉन त्याग देता है तो इसमें विन्यास कैसा हो जाता है? 4f0 विन्यास हो जाता है, जो कि एक स्थायी विन्यास है। इसी तरह से परमाणु क्रमांक 65 में देखा जाए तो अगर ये भी अगर चारों इलेक्ट्रॉनों को अगर त्याग दिया जाए, 2 यहाँ से और 2 यहाँ से, तो f में कितना आ जाएगा? f7 अर्धपूरित विन्यास हो जाएगा। ये शून्य विन्यास और ये अर्धपूरित विन्यास। तो शून्य विन्यास अर्धपूरित विन्यास का स्थायित्व ज्यादा होने के कारण से इन दोनों तत्वों में +4 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। इसी तरह से अगर देखा जाए हमारे पास तत्व परमाणु क्रमांक 63 पे ऊपर आने वाले तत्वों को अगर देखा जाए, यूरोपियम को देखा जाए, और इसी तरह से परमाणु क्रमांक 70 को अगर देखा जाए, इट्रोपियम को अगर देखा जाए, तो इनमें +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व ज़्यादा होता है। तो इनमें जो +2 ऑक्सीकरण अवस्था का जो स्थायित्व होने का जो ज़्यादा होने का जो कारण हमारे पास रहेगा वो रहेगा कि अगर यूरोपियम 2 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, 6s इलेक्ट्रॉन का त्याग कर दे, तो इसमें जो विन्यास है वो विन्यास क्या हो जाएगा? f7 विन्यास हो जाएगा। तो अर्धपूरित विन्यास होने के कारण से इसका स्थायित्व क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। इसी तरह से इट्रोपियम की बात करें तो इट्रोपियम भी अगर कौन से इलेक्ट्रॉन त्याग दे, ये 6s के इलेक्ट्रॉन त्याग दे, तो इसमें कौन सा जो है f14 जो पूर्ण विन्यास प्राप्त ये कर लेगा, जिसके कारण से इस विन्यास का स्थायित्व क्या हो जाएगा? इसमें ज्यादा हो जाएगा। तो ये 4 तत्व हैं जिनमें से परमाणु क्रमांक 58 व 65 में +4 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व +3 ऑक्सीकरण अवस्था से क्या पाया जाता है? ज़्यादा पाया जाता है। इसी तरह से परमाणु क्रमांक 63 व 70 के तत्वों में +3 ऑक्सीकरण अवस्था की तुलना में +2 ऑक्सीकरण अवस्था का स्थायित्व क्या पाया जाता है? ज़्यादा पाया जाता है। तो ये अपने पास इन ऑक्सीकरण अवस्थाओं की बात कर ली। बाकी सभी तत्वों में जो हमारे पास +3 ऑक्सीकरण अवस्था है उनका स्थायित्व अपने को क्या देखने को मिलता है? ज़्यादा देखने को मिलता है। अब अपने पास जो टॉपिक बनता है लेंथेनाइड तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता के बारे में बात करें, इनकी केमिकल रिएक्टिविटी के बारे में बात करें, तो लेंथेनाइड तत्वों में जो सामान्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो कौन सी पाई जाती है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था पाई जाती है। ऐसा क्यों है? क्योंकि इसकी प्रथम 3 आयनन विभव जो ऊर्जा है उनका जो योग का जो मान है वो क्या होता है? काफ़ी कम होता है। इसकी प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के योग का मान काफ़ी कम होने की वजह से इसमें जो मुख्य ऑक्सीकरण अवस्था है वो कौन सी पाई जाती है? +3 ऑक्सीकरण अवस्था
पाई जाती है और इन तत्वों को लेंथेनाइड तत्वों को अपने Ln से प्रदर्शित करते हैं, इसलिए इसको क्या लिखा जा सकता है Ln+3 अपने लिखा जा सकता है। तो अपने बात करें इनकी सबसे पहले अपचायक गुणों की बात करें। अपचायक गुण क्या होते हैं? अपचायक किसे कहा जाता है? अपचायक पदार्थ किसे कहा जाता है? जो आसानी से इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है उसे क्या कहा जाता है? अपचायक कहा जाता है। इसकी प्रथम 3 आयनन ऊर्जाओं के मान कम होने की वजह से ये आसानी से 3 इलेक्ट्रॉनों का त्याग करके +3 ऑक्सीकरण अवस्था प्रदर्शित करता है, अर्थात ये अपचायक गुणों को क्या करेगा? प्रदर्शित करेगा। ये प्रबल अपचायक के समान व्यवहार करेगा। दूसरा जो गुण है वो है विद्युत धनी प्रकृति। विद्युत धनी प्रकृति से मतलब क्या है कि ये क्या करता है? इलेक्ट्रॉनों का त्याग कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन त्याग करने के कारण से क्या गुण दिखाएगा? धनात्मक गुण दर्शाएगा, या जो धातुओं का गुण प्रदर्शित करेगा। तो धातुओं के गुण को प्रदर्शित करने के कारण से ये जो यौगिक है वो विद्युत धनी प्रवृत्ति के होते हैं। इसके बाद में जल से क्रिया, तो ये जो तत्व हैं धातु हैं, तो धातु जल से क्रिया करके क्या करते हैं? हाइड्रोक्साइड का निर्माण करते हैं, वह हाइड्रोजन गैस को क्या करते हैं? मुक्त कर देते हैं। तो यहाँ पर देखते हैं कि जो लेंथेनाइड तत्व है वो जल से क्रिया करके क्या कर रहे हैं? हाइड्रोजन गैस को मुक्त कर रहे हैं। हाइड्रोजन गैस को मुक्त करने की जो प्रक्रिया है ठंडे जल के साथ धीमी गति से होती है, लेकिन गर्म जल के साथ क्या होती है? ये तीव्र गति से ये प्रक्रिया संपन्न होती है। और ये जो प्रक्रिया है, जो हाइड्रोक्साइड जो बनते हैं, तो हाइड्रोक्साइड धात्विक हाइड्रोक्साइडों की बात कर रहे हैं, और धात्विक हाइड्रोक्साइड किस प्रकृति के होंगे? क्षारीय प्रवृत्ति के होंगे। तो इन हाइड्रोक्साइडों की जो प्रकृति है वो प्रकृति कैसी है? हमारे पास क्षारीय प्रकृति है इनकी, ठीक है। और इनकी जो क्षारीय प्रवृत्ति है वो सीरियम से ल्यूटीशियम तक जब जाते हैं, अर्थात 58 से 71 परमाणु क्रमांक तक जाते हैं, तो अपने देखते हैं इनकी क्षारीय प्रवृत्ति में क्या आती है? कमी आती है। तो सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर इनकी क्षारीय प्रवृत्ति में क्या आ रही है? कमी आ रही है। तो इनकी जो कमी आने का जो कारण है वो आगे लेंथेनाइड संकुचन जब अपने करेंगे तो उस लेंथेनाइड संकुचन में स्पष्ट करेंगे कि सीरियम से ल्यूटीशियम तक जाने पर इनकी क्षारीय हाइड्रोक्साइडों की क्षारीय प्रवृत्ति में कमी क्यों आ रही है। लेकिन यहाँ पर ये कह रहे हैं कि परमाणु क्रमांक 58 से 71 तक जाने पर इनकी क्षारीय प्रवृत्ति में क्या आती है? कमी आती है। नेक्स्ट जो है ऑक्सीजन से क्रिया, तो ये जो तत्व है धातु है, तो वायुमंडलीय ऑक्सीजन से क्रिया करके क्या बनाएंगे? ऑक्साइड का निर्माण करेंगे। सामान्य से अभिक्रिया है जिसमें साथ क्या कर रहे हैं? ऑक्साइड का निर्माण कर रहे हैं। फिर हाइड्रोजन से क्रिया, तो हाइड्रोजन से जो प्रक्रिया है, जो अभिक्रिया है वो सामान्य तापमान पर नहीं होती है। ये जो अभिक्रिया है लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस ताप पर होती है। हाइड्रोजन से जो अभिक्रिया है वो लगभग 300 से 400 डिग्री सेल्सियस पर यह अभिक्रिया क्या होती है? संपन्न होती है। और ये जो अरश्मीकरण मिति है, ठीक है, नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रकृति के हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। जो हमारे पास लेंथेनाइड तत्व है वह हाइड्रोजन से अभिक्रिया कर अरश्मीकरण मितीय प्रकृति के, अर्थात नॉन स्टोइकियोमेट्रिक प्रकृति के हाइड्राइडों का निर्माण करते हैं। अरश्मीकरण मितीय प्रकृति हाइड्राइड से मतलब क्या है? जहाँ पर धनायन और जो ऋणायन का जो अनुपात है वो भिन्नात्मक प्रकृति का अनुपात में रहते हैं, उन्हें क्या कहा जाता है? अरश्मीकरण मितीय हाइड्राइड कहा जाता है। इसके बाद में अपने पास आती है हैलोजन से क्रिया कर, तो हैलोजन से क्रिया करके ये ट्राई हैलाइड का निर्माण कर रहे हैं। यहाँ पर क्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन प्रकार के हैलोजन हो सकते हैं, तो इनके साथ अभिक्रिया करके क्या कर रहे हैं? ये ट्राई हैलाइड का निर्माण कर रहे हैं। नेक्स्ट है अधातुओं से क्रिया, तो अधातुओं से क्रिया करके लगभग उच्च तापमान पर ही अभिक्रिया करते हैं। अधातुओं से जो अभिक्रिया है वो कैसी होगी? हमारे पास उच्च ताप पर ही अभिक्रिया होती है। अधातुओं में किसके साथ? नाइट्रोजन, सल्फर और कार्बन के साथ अभिक्रिया करके ये द्विअंगी यौगिकों का निर्माण करते हैं। तो यहाँ पर इनके द्विअंगी यौगिकों का निर्माण हो रहा है, ठीक है। इनमें अगर अपने बात करें तो जो कार्बन के साथ जो अभिक्रिया करके कार्बाइड का जो निर्माण कर रहा है, वह जो कार्बाइड है वो कैसा होगा? अरश्मीकरण मितीय प्रकार का कार्बाइड होगा। तो कार्बाइड की जो प्रकृति है वो कैसी होगी? हमारे पास अरश्मीकरण मितीय प्रकृति की होगी, ठीक है। तो ये होगी लेंथेनाइड तत्वों की रासायनिक अभिक्रियाशीलता। सामान्य सी रासायनिक अभिक्रियाशीलता थी, ज़्यादा इसमें कोई इंपॉर्टेंट इसमें अपने को चीज़ देखने को नहीं मिली है।